नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर कथम के डेली अपडेट्स में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक नया बिहार एसएससी की तरफ से कल नोटिफिकेशन आया है कि प्रखंड अवर सांख्यिकी पदाधिकारी। तो ये अलग अलग है दोनों, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और अवर सांख्यिकी पदाधिकारी। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, क्योंकि इसका देखिए जॉब जो लेवल 7 का, तो लेवल 7 का जॉब अगर आप उनके सैलरी जोड़ेंगे तो इन हैंड आपको कम से कम 80,000 से लगभग या 80,000 से ऊपर ही हो सकती है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला पेज जो है नोटिफिकेशन का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी दोनों के जो पोस्ट हैं उनके लिए निकली है। और वेतन स्तर जो है 7 है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक और पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी उक्त पद हेतु सुयोग्य होंगे। यानी कि कोई जो स्टैटिक्स से मान लीजिए, देखिए 3 तो इसमें दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक्स। तो इनसे अगर ग्रेजुएशन की है, स्नातक की उपाधि आपने प्राप्त की है, तो ही आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिजिक्स से मान लीजिए किया है या तो हिस्ट्री से किया है, ठीक है, हिस्ट्री से किया है, तो हिस्ट्री में आपने अगर एक जो सब्सिडरी पेपर के रूप में इकोनॉमिक्स ले लिया है, इकोनॉमिक्स ले लिया है, या तो मैथ ले लिया है, या तो स्टैटिक्स ले लिया है, तो तीनों अगर ले लिया है, तीनों में से कोई एक, तो भी आप इस फॉर्म भरने के लिए, ये वाला फॉर्म एलिजिबल हैं। तो ये चीजें स्पष्ट करके यहाँ लिख दिया गया, नोट करके। तो आगे देखते हैं कि अगले चीजों में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें वैकेंसी के डिटेल्स है। टोटल जो वैकेंसी है 682 वैकेंसी, और कैटेगरी वाइज भी इसमें दिया गया है कि अनारक्षित को जो 313 और इसमें जो है 110 रहेंगे महिलाओं के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए 98, और इसमें रहेगा 34 रहेगा आपका महिलाओं के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए तो ये सॉरी जनजाति के लिए, एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7 वैकेंसी है, और इसमें 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपको 112 वैकेंसी दी गई है, और 39 इसमें 39 महिलाओं के लिए है। और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में 62 वैकेंसी है, और 22 जो है इसमें महिलाओं के लिए है। और पिछड़ा वर्ग महिला, देखिए पिछड़ा वर्ग महिला के लिए इसमें अलग कर दिया गया है, जबकि देखिए इसमें कुछ ना कुछ आपको यहाँ देखिए पिछड़ा वर्ग में यही सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कॉलम अलग बना दिया गया, लेकिन यहाँ 22 का 22 की वैकेंसी है। और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 68, और जिसमें कि 24 आपको महिलाओं के लिए, एक कॉलम एक्स्ट्रा इसमें बना दिया गया है, लेकिन वैकेंसी सेम ही आप जोड़ के देख सकते हैं। और 14 वैकेंसी जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए और दिव्यांग के लिए आप देख सकते हैं कि 7 14 और 7 21 और 6 आप जोड़ सकते हैं, आपको 27 वैकेंसी टोटल इसमें मिल जाएंगी। तो आपने देख लिया कि देखिए इसमें महिलाओं के लिए टोटल 231 वैकेंसी है, और 682 में से टोटल 682 वैकेंसी है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। देखिए उम्र सीमा की अगर बात करें तो उम्र सीमा क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं एवं उक्त तिथि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, तो वो भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार वर्तमान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्न रूपेण निर्धारित की जाएगी। तो आपको देखिए 10 से 15 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। देखिए मैक्सिमम जो एज है उसके अलावा आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम एज की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम एज कितनी है। तो अनारक्षित जो जनरल से पुरुष हैं, जनरल के पुरुष हैं, उसको 37 वर्ष तक वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। और
जो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष एवं महिला दोनों हैं वो 40 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित की अगर महिला है तो वो 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST मेल एंड फीमेल दोनों, पुरुष और महिला दोनों 42 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्टेड हैं उनको जो कोटिवार जिसमें दिया गया, मान लीजिए अगर आप ST में SC ST में आते हैं 42 वर्ष है तो उसके बाद भी 10 वर्ष की छूट यानी 52 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आयोग द्वारा देखिए आगे क्या कहा गया, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही की मान्यता दी जाएगी, मान्य की जाएगी। यानी अगर आपके मैट्रिक, देखिए मैट्रिक के बाद कोई भी सर्टिफिकेट उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो भी जन्म तिथि है उसको मान्य की जाएगी। और देखिए क्या कहा है कि बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 में नियम 5 के आलोक में बिहार राज्य के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय सांख्यिकी सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक या अन्वेषक को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य में छूट दी जाएगी। और संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि छूट हेतु यह आवश्यक है संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा चयन एवं रोस्टर प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई और संविदा के आधार पर कार्यरत की अवधि की गणना निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय पटना द्वारा कार्यानुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने के आधार पर किया जाएगा। यानी आपने अगर संविदा से काम किया है नियोजित के रूप में अपने सांख्यिकी पदाधिकारी के सांख्यिकी पर्यवेक्षक या अन्वेषक के पद पे आपने कार्य किया है तो देखिए बिहार सांख्यिकी निदेशालय पटना द्वारा एक अनुभव प्रमाण पत्र आपको निर्गत अगर किया गया है या आप अगर अभी आप काम कर रहे हैं तो वहां से बनवा सकते हैं और उसके आधार पे आपको छूट दिया जाए, कुछ अंक दिया जाएगा। तो वो अंक कितना दिया जाएगा आगे देखते हैं हम लोग। देखिए लिखित परीक्षा के आधार पे देखिए ये है चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस। तो चयन प्रक्रिया हेतु मेधा सूची निम्न प्रकार से तय की जाएगी। तो मेधा सूची किस अनुसार से तय की जाएगी, देखिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता, ठीक है। तो जितने अंक आएंगे आपको लिखित परीक्षा में उसका 75 अंक, और देखिए संविदा पर कार्य करने और नियमित अधिकतम अधिमान्य मान्य तभी होगी जबकि उस पद पर संविदा की नियुक्ति की गई और प्रति वर्ष कार्यरत अंक के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। तो 5 अंक दिए जाएंगे उनको 1 साल के लिए, यानी अगर 5 साल से ज्यादा भी उन्होंने कार्य किया है तो 25 अंक से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। तो टोटल 100 अंक हैं और लिखित परीक्षा में उनको 75 अंक के लिए किया जाएगा। तो ये चीजें रही। आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए नोट में लिखा है कि परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा, अर्थात अधिमानता अंक परीक्षा में प्राप्त अंक भाग परीक्षा के कुल अंक गुना 75। परीक्षा के संविदा के आधार पर देय अधिमानता में प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों में देय होगा और प्रश्न पत्र क्या होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 150 हुई, 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी 600 अंक का टोटल होगा, जो फुल मार्क्स होगा 600। और क्या होगा कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती यानी 1/4 नेगेटिव रहेगा। और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा 15 मिनट की होगी और लिखित परीक्षा में भाषा के माध्यम से हिंदी अंग्रेजी का होगा और अगर हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न पत्र ही मान्य होंगे। तो देखिए और अन्य एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में ये दिया गया और देखिए देश भर के एग्जाम में भी ये कहा जाता है कि जो इंग्लिश में लिखा है उसी को सटीक माना जाएगा, अगर हिंदी में कोई त्रुटि होती है तो इंग्लिश को भी इसलिए लोगों को देखना ही चाहिए। आगे देखिए लिखा है मेधा सूची में समान प्राप्तांक प्राप्त होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में उम्मीदवार के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा क्रम में स्थान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहा गया है कि अगर किसी का नंबर समान हो जाता है, यानी अगर किसी को 75 नंबर आया और
दो लोगों को 75 नंबर आया तो उसमें वरीयता उसको दी जाएगी जिसका एज अधिक रहेगा, यानी जो उम्र में बड़े होंगे। तो देखिए उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद भी अगर स्थिति ऐसी रहती है दोनों समान एज के हैं, एक दिन का भी अंतर नहीं है, तो उसमें अल्फाबेटिकल के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेगा क्रम में स्थान दिया जाएगा। तो ऐसी भी होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, जो देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया है कि न्यूनतम जो अनारक्षित वर्ग के हैं उसको 40% नंबर लाना ही होगा। अगर कट ऑफ बहुत कम गया तो जो यू आर का कट ऑफ है 40% से कम नहीं रहेगा, यानी कि 240 नंबर, 600 नंबर का है तो 240 नंबर से कट ऑफ उसका कम नहीं रहेगा किसी भी सूरत हालत में। और 36.5% पिछड़ा वर्ग का और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 34%, और अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी का जो मिनिमम क्वालिफाइंग रहेगा वो 32%, और महिला जो है किसी भी वर्ग से आती है उसको कम से कम 32% अंक लाने होंगे। दिव्यांग सभी वर्ग के वो 32% अंक लाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो परीक्षा शुल्क जो लगेगा आपको सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अगर मेल हैं आप तो 540 रुपए आपको देने होंगे। एससी एसटी बिहार के निवासी के लिए तो उसको 135 रुपए, और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए यानी जो फिजिकल हैंडीकेप्टेड हैं उनको भी 135 रुपए देने होंगे। और सभी श्रेणी के अगर महिला हैं, अगर बिहार से हैं तो उसको 135 रुपए, बिहार राज्य के सभी श्रेणी के पुरुष एवं महिला है तो उसको 540 रुपए देने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए परीक्षा शुल्क की राशि जो प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज और सर्विस टैक्स भी लगेगा, अलग से वहन किया जाएगा, यानी 540 रुपए जो लगेंगे उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा प्रोसेसिंग चार्ज और सर्विस टैक्स, तो उसमें भी कुछ पैसा बढ़ सकता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई, नेट बैंकिंग जो भी चार्ज उसका होता है प्रोसेसिंग चार्ज, उसके आधार पे आपका चार्ज किया जाएगा। तो वहां आपको ऑनलाइन में दिख जाएगा। और ऑनलाइन का जो डेट है 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जमा किया जा सकेगा, और पेमेंट गेटवे यानी ऑनलाइन पैसा आप कटवा सकते हैं। तो देखिए परीक्षा की प्रकृति की बात करें तो परीक्षा की प्रकृति जो होगी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होगी, और बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा में एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। यानी अगर 40,000 से कम वैकेंसी आती है, सॉरी फॉर्म भरे जाते हैं तो एक ही परीक्षा पे इसका चयन किया जाएगा। अगर 40,000 से ज्यादा फॉर्म आते हैं तो पीटी और मेंस, प्री और मुख्य परीक्षा दोनों लिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा है वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा अगर होगी तो 5 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। तो देखिए एक ही पत्र होगा सामान्य विज्ञान के, जिसमें सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग। तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। ये तो मुख्य परीक्षा का हो, सॉरी ये प्रारंभिक परीक्षा का ही हो गया। और सिलेबस का डिटेल्स में अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस इस प्रकार है। सामान्य अध्ययन में देखिए इसमें आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में जानकारी तथा समाज में अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं का दिन प्रतिदिन यानी करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे इसमें सामान्य अध्ययन में सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए समसामयिक विषय और वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, आप इस चीज को करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे। भारत और पड़ोसी देश, ये सभी चीजें इनके लिए पूछे जाएंगे। देखिए मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो मुख्य परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे, तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, यानी 2 पेपर के होंगे मुख्य परीक्षा। जो पहला पेपर होगा वो आपका हिंदी अर्हक होगा, यानी आपको 30% अंक इसमें लाना होगा।
और जो दूसरा होगा वो सामान्य अध्ययन का जो होगा उसमें यही सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता एवं जांच, यानी सिलेबस दोनों का सेम है। प्रश्न की कठिनता की अगर बात करें तो वो तो आपको बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर आप निकाल कर देख सकते हैं, उसके आधार पर ही आपको होगा। और आगे देखते हैं आरक्षण की बात करते हैं। तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। और ऑनलाइन आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते, यूआर में फॉर्म भरते तो आपको यूआर ही माना जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बिहार राज्य में है। यानी आप जाति से बिलोंग करते हैं, किसी भी जाति, उस जाति के लोग यहाँ भी रहते हैं तो आपको तभी मिलेगा उसमें आरक्षण का लाभ, अगर आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं तभी। और आवेदन में दिया गया स्थायी पता आरक्षण के प्रायोजन के लिए अस्थायी अनुमान्य होगा और उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवार अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। यानी देखिए, एक बनता है कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना से निवास करते हैं तो एक अस्थायी प्रमाण पत्र बनता है, तो वो नहीं, अस्थायी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो जाति देखिए, एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी और मूल निवासी यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र या अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अविश्वास अधिवास अंचल के राज्य सरकार अधिसूचित अंचल अधिकारी के द्वारा, देखिए अंचल अधिकारी यानी प्रखंड से आपका बना होना चाहिए नन क्रीमी लेयर, आप क्रीमी लेयर रहित, आप अगर क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो आप आरक्षण का दावा कर सकते हैं। तो आरक्षण के दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित उसके माता पिता के नाम से एवं पता पर निर्गत होना चाहिए। यानी अगर महिला बढ़ती है तो उसका जो क्रीमी लेयर होगा उसमें जो पता रहेगा, निर्गत होगा, वो उसके पिता के घर का होना चाहिए। और देखिए आगे क्या है कि कार्यालय में प्रमाण पत्रों के समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ में देय नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन का मैंने डेट बता दिया। ऑनलाइन आवेदन का डेट आप फिर से देख लीजिए कि 1 अप्रैल से 19 अप्रैल है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 21 है, यानी बीच में आपको हो सकता है आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिया गया 2 दिन हो सकता है फाइन के साथ विलंब शुल्क के साथ भरा जाए। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण और कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा मैट्रिक का अंक पत्र में मूल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, देना पड़ेगा। अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी और स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र दोनों, यानी आपको मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों है। और कनीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषक के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र देना, अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र देना, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र देना है, स्वतंत्रता सेनानी के पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र देना, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र देना है और अधिकतम उम्र में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक अब अगर आप हैं तो उसका प्रमाण पत्र और संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र विहित कॉलम में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण पत्र अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। इन्होंने ये चीजें स्पष्ट रूप से लिख दी है। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। वहां नोटिस 2-3 प्रकार का नोटिस है, तो वहां से भी देख सकते हैं और आप ध्यान पूर्वक इस चीजों को भी पढ़ सकते हैं। तो आपका देखिए जन्म तिथि मैट्रिक के समकक्ष जो मैट्रिक में आपका है वो जन्म तिथि है। देखिए एक चीज और किया है कि आपको बिहार एसएससी का आपने फॉर्म भरा होगा, सॉरी
बीपीएससी का आपने फॉर्म भरा होगा, तो बीपीएससी के फॉर्म में अब लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से लिया जाता है। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका फोटो जो है लाइव वेबकैम के माध्यम से ही खींचकर अपलोड करना पड़ेगा। देखिए लेकिन अंतर है दोनों में। अंतर यही है कि आप बिहार एसएससी में क्या था, बीपीएससी में क्या होता है कि एक फॉर्म पूरा भरिए, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, 20 मिनट कभी 22 मिनट दिया जाता है। तो आपको उतने टाइम में पूरा फॉर्म भर के उसके बाद फोटो ऑनलाइन आपको उसी में लिया जाएगा वेबकैम के माध्यम से, उसके बाद फॉर्म सबमिट होगा। लेकिन बिहार एसएससी में पिछले बार क्या था कि आपको स्टेप बाय स्टेप सेव होता है उसमें। आपने जैसे क्वालिफिकेशन भर दिया, पर्सनल डिटेल्स भर दिया, उसको सेव कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ के फोटो ले लिया, फोटो सेव कर दिया, आगे तो स्टेप बाय स्टेप उसमें कर सकते हैं। तो उसमें इसमें क्या हो जाएगा कि आपने फोन से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है बीपीएससी वाले में कि आप फोन से नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे डिटेल्स, इतने छोटे छोटे डिटेल्स रहते हैं कि उसमें हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन की स्थिति हो जाए, इसलिए रिस्क लेना सही नहीं होता है। तो इसका जब से चालू होगा बिहार एसएससी का ये वाला फॉर्म, तो उसके बारे में हम बताएंगे कि उसमें संभव है अगर फोन वोन से आपको करना या नहीं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे जो है, अभ्यर्थी के सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र में काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित रद्द होगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय प्रस्तुत किया है, दिया है ऑनलाइन आवेदन में, उस चीज को आपको दिखाना पड़ेगा। तो अंतिम तिथि जो है आपको 21 तारीख के रात्रि 11:59 सर्वर टाइम के अनुसार है। तो आप अगर फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें और 1 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई विशेष मदद की आवश्यकता हो, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।